सभी बच्चे ना भाई शांत हो जाओ एकदम और अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा ज़रा। सुनिए, आवाज़ नहीं प्लीज़। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है। आज एक्चुअल में ना आप लोगों को कुछ डायग्राम्स बनाने हैं, इसलिए मैंने क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं रखा। अगला टॉपिक हम अगली ही क्लास में करेंगे, बट आज की क्लास में जो भी बता रहा हूँ वो कल की क्लास का इस्तेमाल करोगे तभी आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो क्या था? हाइजेंस प्रिंसिपल। और मैंने कहा था कि हाइजेंस ने ये बताया कि अगर आप मुझे एक वेव फ्रंट बता दो कहाँ पर है और किस शेप में, तो कुछ देर बाद वो कहाँ पहुँच जाएगा और क्या उसकी शेप होगी मैं आराम से बता सकता हूँ। उसके लिए आपको दो प्रिंसिपल इस्तेमाल करने पड़ेंगे। पहला प्रिंसिपल कि किसी भी दिए हुए वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट्स होते हैं सब के सब एक फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस की तरह बिहेव करते हैं और सभी अपनी अपनी वेव फ्रंट निकालते हैं, जिसे आप बोलते हो सेकेंडरी वेवलेट्स। और ये सभी सेकेंडरी वेवलेट्स सभी डायरेक्शन में उसी रफ्तार से ट्रैवल करते हैं जिस रफ्तार से उस मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है। दूसरा पॉइंट क्या था? इन सभी सेकेंडरी वेवलेट्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में टच करके जाने वाली जो सरफेस है वही किसका काम करती है? सेकेंडरी वेव फ्रंट का। अब सुनना ध्यान से। जब हाइजेंस ने ये दोनों प्रिंसिपल दिए तो कहा गया कि इसके अंदर ना हम लोगों ने वेव थ्योरी के अंदर लाइट को क्या माना है? वेव। अब आप लाइट को वेव मानो या मत मानो, क्या फर्क पड़ता है? लाइट का काम अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दिखाना है तो वो लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन शो करेगी ही करेगी। हमने ये सोचा कि क्यों ना जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा हाइजेंस वाला, इस प्रिंसिपल की मदद से सच में देखें क्या लाइट का रिफ्लेक्शन और लाइट का रिफ्रैक्शन अभी भी हो सकता है। आपको याद होगा ना, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े थे। तो हमारे एग्जाम में ना एक सवाल आ जाता है और वो सवाल ये आता है कि आप ना हाइजेंस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इन दोनों को साबित करके दिखाइए और समझाइए कि कैसे वेवफ्रंट की मदद से आप लोग रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं और रिफ्लेक्शन को। तो अब ना जो टॉपिक है वो टॉपिक यही है, दैट इज रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। मतलब इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये दोनों समझना है। समझ गए सब लोग ये बात? तो हम सबसे पहले ना रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, उसके बाद करेंगे रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन में मैं स्नेल्स लॉ को साबित करके दिखाऊंगा और रिफ्लेक्शन के अंदर एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। और वो तो सबको पता है ना कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिख लीजिए, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। हाँ, बोर्ड पे लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। लिख लिया तक? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आप लिखिए नंबर 1, पहला टॉपिक, रिफ्रैक्शन एट डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्शन एट डेंसर मीडियम। और अब मैं समझाता हूं, सभी लोग ना भाई पूरा फोकस यही रखना कि ये क्या चीज है, हम कैसे इस चीज को समझेंगे। रिफ्रैक्शन एट डेंसर मीडियम, बोर्ड पर ध्यान देना। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है मैं जो डायग्राम बना रहा हूं ये मैं कैसे बना रहा हूं। आपको एक एक स्टेप अच्छे से क्लियरली समझ में आना चाहिए, तभी आप इसे ठीक से ड्रॉ कर पाओगे, वरना बेकार में याद करोगे, याद रखोगे और फिर इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब सुनते रहना ध्यान से, आवाज बिल्कुल नहीं, प्लीज ध्यान देना सब लोग। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके का एक इंटरफेस है। पता है मैंने तभी तो कहा कि आज की क्लास मैंने ज्यादा लंबी नहीं रखी, क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाने और ये सभी डायग्राम्स बहुत ध्यान से समझ करके बनाने हैं। मान लीजिए, पीछे भाई बातें नहीं, ये आपके पास एक इंटरफेस है और मैंने इस इंटरफेस का नाम रख दिया दैट इज PQ। मैंने लिखवाया रिफ्रैक्शन एट डेंसर मीडियम, मतलब आपके जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो रेयरर में है और वो वहां से कहां जा रहा है? डेंसर में। अब देखते हैं क्या होता है। सपोज कर लीजिए ये आपका फर्स्ट मीडियम है, ये एक रेयरर मीडियम है, लाइट की रफ्तार इसमें v1 है। ये आपका सेकेंड मीडियम है और ये एक डेंसर मीडियम है और इसमें लाइट की रफ्तार कितनी है? v2। ये चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है कि डेंसर मीडियम में जो लाइट की रफ्तार होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम के अंदर लाइट की रफ्तार से, ये हम लोग जानते हैं।
अब यहां पर ये सब कुछ मैंने लिख दिया आप लोगों के सामने। अब मैं यहां से ना एक प्लेन वेव फ्रंट ले रहा हूं, और जो भी वेव फ्रंट लूंगा उसको जरा ना ध्यान से देखिएगा सब लोग। हम एक काम करते हैं, इस कलर से वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सही से देखिएगा ये कलर ना सबको, ठीक है? या फिर एक काम करता हूं, चेंज ही कर देता हूं, ये वाला कलर ले रहे हैं। सुनना ध्यान से, अब ढंग से समझना। मान लो आपके पास एक प्लेन वेव फ्रंट है, जैसे पेन या मार्कर है ना, ये प्लेन वेव फ्रंट इस तरीके से आ रहा है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। नहीं, बात मत करो भाई, ध्यान दो इधर। सपोज कर लीजिए ये रहा आपके पास आपका एक प्लेन वेव फ्रंट, जो कि कुछ इस तरीके से यहां पर मैंने बना दिया। इसका मीनिंग है कि ये वेव फ्रंट ऐसे करके आ रहा था, अभी रेयरर मीडियम में था, अब इसको किस में एंटर करना है? डेंसर में। मान लीजिए इस वेव फ्रंट का मैंने नाम रख दिया दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो आप बोल सकते हो ए बी इज अ प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट है। अब ये जो प्लेन वेव फ्रंट है, आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो प्लेन वेव फ्रंट है, हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर क्या होती है? रेज ऑफ लाइट। तो मान लीजिए ये रही रेज ऑफ लाइट, और मैंने कोशिश की है कि ये काफी हद तक ना इसके क्या बन सके? परपेंडिकुलर। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, और ऐसी ही रेज ऑफ लाइट आप यहां पर भी बना सकते हैं इस तरह से। तो अब आपको दिखेगा कि हाँ, ये मेरे पास एक वेव फ्रंट है और ये दोनों की दोनों रेज ऑफ लाइट है, और मैं इसके ऊपर ना ऐसे एरो डाल देता हूं ताकि आपको दिखाई दे कि वेव फ्रंट यहां से इस तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब ये एक वेव फ्रंट है। अच्छा, पहले ना ये वेव फ्रंट यहां पर था, थोड़ी देर बाद फिर ये आ गया है, फिर थोड़ी देर बाद आ गया है, फिर जब यहां पे पहुंचा तब इस वेव फ्रंट का ये वाला हिस्सा इंटरफेस पे पहुंच गया है। मतलब अब ये रेयरर मीडियम से किसमें एंटर करने वाला है? डेंसर में। और ये अभी भी कौन से मीडियम में है? रेयरर में ही है। अब आप लोग एक बात को समझिएगा अच्छे से, जैसे ही ये यहां पहुंच जाएगा, अब हम हाइजेंस का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। हाइजेंस का प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी गिवन वेव फ्रंट, जिसे आप बोलते हो प्राइमरी वेव फ्रंट, पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब के सब फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस की तरह बिहेव करते हैं, और ये अपने खुद के डिस्टरबेंसेस निकालते हैं, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। मैं एक काम करता हूं, इसके ऊपर 2 पॉइंट सोर्स ले लेता हूं, पहला, और एक सोर्स हम यहां पर ले लेते हैं। 2 सोर्सेज ले लिए जिससे हमारा काम हो जाए। आप सबसे पहले एक बात ये भी समझिए कि जैसे इस रे ऑफ लाइट को देखोगे तो ये रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये रेयरर टू डेंसर जाती है तो इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मैंने ऐसे बना दिया, तो ये बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इसकी बैंडिंग को हम यहां पर अभी ऐसे करके यूं दिखा सकते हैं, मैं भी दिखाऊंगा। अच्छा, आप सुनना, यहां से जो डिस्टरबेंस निकलेगा वो ट्रैवल करते करते आगे की तरफ बढ़ना शुरू होगा। मान लो ये डिस्टरबेंस निकला यहां पे, थोड़ी देर बाद ये वेव फ्रंट यहां पे, थोड़ी देर बाद ये वेव फ्रंट यहां पर, थोड़ी देर बाद ये वेव फ्रंट यहां पर। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सर इस वक्त ना हमारा ये जो वेव फ्रंट है, यहां से जो डिस्टरबेंस निकलेगा सेकेंडरी वेवलेट, वो ट्रैवल करते 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 सीधा यहां तक आकर कैसे पहुंच जाएगा। इसे दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूं, यहां पर ना ऐसे डॉटेड में दिखा देता हूं कि ये आपका ना एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है जो यहां से निकला। बात समझ गए सब लोग? क्लियर एकदम? अच्छा, इसमें मान लेते हैं कि यहां से वेव फ्रंट को यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम लगा, मान लेते हैं टी टाइम लगा। अच्छा, इस मीडियम में लाइट की रफ्तार कितनी थी? v1। अगर यहां से यहां तक पहुंचने में टी टाइम लगा, रफ्तार v1 टाइम t, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? v1 इंटू में t। क्लियर? अब आप देखेंगे कि जिस टाइम पर यहां से वेव फ्रंट चला उसी टाइम पर यहां से भी चला होगा वेव फ्रंट, लेकिन हम ये जानते हैं कि रेज ऑफ लाइट ना रेयरर टू डेंसर जा रही है, तो इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मैंने इसको बैंड कर दिया टुवर्ड्स द नॉर्मल, और मान लीजिए अब की बार आपका जो डिस्टरबेंस था वो ट्रैवल करके यहां से यहां तक पहुंचा। अब आप सोचो कि ये वाली लंबाई क्यों छोटी बनाई? क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, लाइट की रफ्तार कम है, इसका मतलब उतने ही टाइम में इस मीडियम में लाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और इसमें कम डिस्टेंस। इसलिए अगर आप इसे बोल रहे हो v1t, तो मुझे इसे क्या लिख देना चाहिए? v2t। इसका मतलब ये डिस्टेंस कम और ये वाला डिस्टेंस कैसा होगा? ज्यादा। और हमने अभी लास्ट क्लास के अंदर ही पढ़ा था कि एक ऐसे ये दोनों के दोनों अगर आ गए तो ये जो दोनों के दोनों सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, इनको टेंजेंशियली टच करके जाने वाली जो सरफेस होगी वही क्या होगी हमारे लिए? हमारा फाइनल वेव फ्रंट। तो ये रहा आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट, और हम ये जानते हैं कि रेज ऑफ लाइट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, तो मैंने एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से, और ऐसे ही इस जगह पर भी मैंने ड्रॉ कर दिया किसको? परपेंडिकुलर को। और इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो वेव फ्रंट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर गया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप अगर इसे ऐसे देखें तो आपको लगेगा सर ये ना प्लेन वेव फ्रंट AB था, इसे एक्चुअल में सीधा 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 यूं चले जाना चाहिए था, लेकिन रास्ते में आ गया कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम। इसलिए वेव फ्रंट यहां से आया और ये बैंड हो गया, वो भी कहां की तरफ? टुवर्ड्स द नॉर्मल।
मीनिंग क्लियर? तो मैंने इसके अंदर कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अप्लाई किया हाइजेंस प्रिंसिपल को, और उसके बाद ये अपने आप ही इंसिडेंट वेव फ्रंट बन गया, और ये वाला कौन सा, रिफ्रैक्टेड। अब मैं ना इसके ऊपर थोड़ी सी नेमिंग कर देता हूं, इसको थोड़ा ऐसा बना करके दिखा देता हूं, दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो यहां लिख देते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये जो वेव फ्रंट आप लोग देख रहे हैं दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये रहा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और इसको ना जानबूझ करके मैंने ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखाई है ताकि आप इसको कोई नॉर्मल रे या कोई लाइन ना समझ लो, इसलिए ऐसा बना के दिखा दिया कि ये वाला वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट है इंसिडेंट, और ये वाला रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, और यहां पर इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और जब आपका ये वेव फ्रंट एक रेयरर से डेंसर मीडियम में गया तो ये बैंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। आप इसको देख के समझ पा रहे ना कि जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है वैसे ही हुआ है। अब ये सब हो जाने के बाद अब हम एक काम करते हैं, लॉ को प्रूफ करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को। अब वो कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और सब लोग समझने की कोशिश भी करना। सुनो भाई, सबसे पहले तो मैं चाहूं तो यहां पर भी ना एक नॉर्मल बना देता हूं इस तरीके से, ये रहा एक नॉर्मल, और यहां पर आप देख सकते हैं कि सर अगर आपकी ये लाइट जो है वो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और ये नॉर्मल है, तो ये जो एंगल होता है दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि वेव फ्रंट, रे ऑफ लाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये वाला एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री का। ओके, अब सुनना ध्यान से, मैंने ये एंगल निकालना चाहता हूं, क्यों, मैं वजह बता दूंगा अभी आपको। चलो मान लेते हैं ये वाला एंगल अभी थोड़ी देर के लिए कितना है, थीटा। आप मुझे बताइए ये जो एंगल है ये वाला, ये पूरा कितना होता है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस आई, ये ठीक है यहाँ तक। तो एक काम करते हैं, सब मिटा देते हैं और मिटा करके सीधा बोल देता हूं ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस आई। अब मुझे ये एंगल बताओ कितना है, 90। तो इन दोनों का सम कितना होगा 90, तो आप लिखोगे 90 माइनस आई प्लस में थीटा इज इक्वल टू 90, 90 से 90 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू आई। तो बस मुझे पता लग गया कि जहां मैंने थीटा माना ना वो एक्चुअल में एंगल आई के ही बराबर होगा। तो मैं इस चीज को चाहूं तो यहां लिख देता हूं कि दिस इज द एंगल आई, ठीक है सभी के लिए। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है भाई, मैंने ऐसे लिख दिया इसको इस तरह से। अगर मैं अपने अंगूठे को आई एंगल से घुमाऊंगा तो ये वाली जो लाइन है ये भी उतनी एंगल से क्या हो जाएगी, घूम जाएगी, इसलिए जितना एंगल ये उतना एंगल ये लॉजिकल प्रूफ था। बात समझ गए सब लोग? सेम इसी तरीके से अगर आप इसे एंगल आर बोलते हो, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो आप एक बात बताइए, ये एंगल अगर आर है तो ये वाला एंगल मुझे एक बारी कैलकुलेट करना है, देखते हैं जरा कैसे होता है। एक काम करते हैं, अगर मैं पूछूं ये पूरा एंगल कितना है 90, तो ये आर, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये रहा 90 माइनस आर, मैंने इस तरह से इसको लिख दिया। ओके, ये 90 है, ये वाला एंगल मुझे नहीं पता, चलो मान लेते हैं थीटा। अब तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो एक काम करते हैं, पहला एंगल हो गया 90 माइनस आर, दूसरा एंगल आपके पास हो गया 90, और तीसरा एंगल थीटा, और सबका सम 180। अच्छा, 90 प्लस 90 इज 180, 180 से 180 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू में आर। तो यहां से भी आप लोगों को ये चीज पता लग गई कि जिससे आपने थीटा माना है वही एक्चुअल में आर के बराबर होगा। एग्जाम में आपको ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसे एंगल आर लिख दीजिए और डायरेक्टली इसे एंगल आई लिख सकते हैं। समझ गए? अब ये सब हो जाने के बाद मैं एक्चुअल में ना सोच रहा हूं ना कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना है, और उसमें दो चीजें दिखानी है मुझे। एक तो स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा ये होता है कि इसके अंदर इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, पहले देखते हैं ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जो मुझे साइन आई निकाल करके दे सकता है। तो जरा ध्यान से सुनना, मैं यहां लिख रहा हूं इन ट्राइंगल, वो भी राइट ट्राइंगल, दैट इज ए बी, इसका कोई नाम नहीं रखा, एक काम करते हैं इसका नाम सी रख देते हैं और इसका नाम रख देते हैं ई, क्योंकि डी का इस्तेमाल हमने डेंसर के लिए कर रखा है। तो अब एक ट्राइंगल लेते हैं ए बी ई, तो यहां लिख दिया दिस इज इन राइट ट्राइंगल, दैट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज ई। इस ट्राइंगल में अगर मैं इस ट्राइंगल में से कहूं कि साइन निकालिए तो आप लिख सकते हैं सर साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, ये 90 है तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज और इसके सामने परपेंडिकुलर, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज v1t और हाइपोटेन्यूज ae, तो मैं इसको सीधा लिख देता हूं दिस इज v1t और अपॉन में आप इसे क्या लिख दीजिए a इंटू में e, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, साइन आई मिल गया। इसी तरीके से अब मुझे चाहिए साइन आर। एक और ट्राइंगल कंसीडर कर देते हैं इन राइट ट्राइंगल, कौन से वाले ट्राइंगल में,
यस, ये वाला एंगल आर है, ए सी और यहां पर ई। तो मैंने लिख दिया इन राइट ट्राइंगल दैट इज ए, उसके बाद सी और उसके बाद ई। इसमें से एक बार साइन आर को कैलकुलेट करते हैं। तो साइन आर, फिर से ये एंगल 90, तो ये रहा हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर। साइन आर इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर की लंबाई v2t और हाइपोटेन्यूज इज ae। तो मैंने इस चीज को लिख दिया दिस इज v2t और अपॉन में यहां पर क्या लिख देते हैं, दिस इज ae। इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जब मुझे साइन आई और साइन आर दोनों ही पता चल गए, तो एक बार इनको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि सच में ये स्नेल्स लॉ दिखाता है, देता है या फिर नहीं। तो मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड कर दिया। ऊपर आपके पास क्या लिखा था, दिस इज साइन आई, और नीचे आपके पास क्या लिखा है, दिस इज साइन आर। तो व्हाट इज योर साइन आई, दिस इज v1t, अपॉन में आ जाएगा a इंटू में e, और नीचे की तरफ आप इसे लिखेंगे v2t और अपॉन में भी क्या आ जाएगा, a इंटू में e। ae से ae कैंसिल, t से t कैंसिल, आपके पास बचेगा v1 अपॉन में v2। किसी को याद है ये क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, तो यही क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसका मतलब मैंने जब इसको डिवाइड किया तो अपने आप ही ये एक लॉ बन करके आ गया, और वो कौन सा था, स्नेल्स लॉ। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हाइजेंस के प्रिंसिपल से आराम से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ कर सकते हो। क्लियर। और अगर आप इसे देखेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और ये आपका नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में है। मतलब दोनों ही बातें सेटिस्फाई हो गई। इसे कहा जाता है कि हमने हाइजेंस की वेव थ्योरी का इस्तेमाल करके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को यहां पर साबित कर दिया और दोनों के दोनों लॉस को एक्सप्लेन भी कर दिया। मतलब अगर आप इसे वेव भी मानते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा बिहेवियर हमने पहले देखा था अभी भी इस केस में आपको बिहेवियर वैसे का वैसा ही दिख रहा है। समझ में आ रही बात सभी लोगों को। तो अब आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। अगर आप इसे किताब में देखेंगे तो बुक में ये रहा वो डायग्राम भाई, ठीक है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये मीडियम 1, मीडियम 2, ये सारी चीजें वही हैं जो मैंने क्या, अरे ये पूरे का पूरा जो वेव फ्रंट है ये ऐसे आ रहा है, और यहां पर ये क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। और ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ना, यही एक तरह से किसका काम कर रही है, नॉर्मल का। तो ये तीनों एक ही प्लेन में। ये पेपर में कई बार आ चुका है भाई, और ये इंपॉर्टेंट भी है।
है, कर लिया सभी ने ड्रॉ। अब ना एक बात सुनिएगा ध्यान से, अगर ये सब लोग ड्रॉ कर चुके तो अब एक वही सिंपल सी बात, क्योंकि आपके पास इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और आप इसके साथ में लिख लीजिए स्नेल्स लॉ, इसके साथ ब्रैकेट में लिख लो स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। इसके साथ ही ब्रैकेट में कि हमने स्नेल्स लॉ को प्रूफ कर दिया ना इसके, अब लिखवाने जा रहा हूं उसको। अब लिखिए इसके बारे में, इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर दैट द इंसिडेंट रेज normal to the interface and refracted rays all lie in the same plane, all lie in the same plane, yes, all lie in the same plane। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये पहला केस था जब हमने देखा रिफ्रैक्शन एट डेंसर मीडियम, मतलब रेयरर मीडियम से वेव फ्रंट किस में गया, डेंसर। अब दूसरा केस देखते हैं, जब आप इसे बुक में देखेंगे तो यहां पर आपको सेकंड वाला पार्ट नजर आएगा, दैट इज रिफ्रैक्शन एट रेयरर मीडियम। अब हेडिंग डालिए नंबर 2, रिफ्रैक्शन एट रेयरर मीडियम, रिफ्रैक्शन एट रेयरर मीडियम, रिफ्रैक्शन एट रेयरर मीडियम। ठीक है भाई, अब बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, सुनिए। मान लीजिए आप लोगों के पास इस तरीके का कोई एक इंटरफेस है, सब लोग ध्यान देना भाई अच्छे से। ये रहा आपके पास आपका इंटरफेस, कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया, दिस इज द इंटरफेस, और मैं इस इंटरफेस का नाम रख देता हूं दिस इज PQ। अब की बार, पिछली बार ना हमारा जो वेव फ्रंट था वो रेयरर से कहाँ गया था, डेंसर में। अब की बार डेंसर से रेयरर, तो ये डेंसर और ये रेयरर मीडियम, इसे बोल दिया फर्स्ट मीडियम, इसे बोल दिया सेकंड मीडियम। इसमें लाइट की रफ्तार v1, इसमें लाइट की रफ्तार v2, और हम जानते हैं कि v2 बड़ा होगा एज कंपेयर टू v1, क्योंकि रेयरर में लाइट की रफ्तार ज़्यादा होती है। अब यहाँ के बाद से अब हमें ना फिर से एक डायग्राम बनाना है। मान लीजिए दोबारा से अब की बार आपका वेव फ्रंट ना डेंसर टू रेयरर जाने वाला है। तो मान लीजिए इस बार आपका जो वेव फ्रंट है वो कुछ इस तरीके से आया। सपोज कर लीजिए ये रहा आपके पास आपका एक सिंपल वेव फ्रंट, और मैं इस वेव फ्रंट का नाम रख देता हूं, मान लीजिए दिस इज A एंड दिस इज B। तो ये रहा मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट, और मैं ये जानता हूं कि रेज ऑफ लाइट इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको बना लिया जो कि ऑलमोस्ट आपको लगे कि हाँ यार ये इसके बिल्कुल वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, तो मैं इसको ऐसा बना देता हूं। और इसी तरह से यहां पर भी आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, तो ये आपके पास आपकी रेज ऑफ लाइट हो गई जो कि वेव फ्रंट के कैसे हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर, और ये रही आपके पास आपकी इंसिडेंट वेव फ्रंट। अभी अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो अब सुनना, अभी आपका वेव फ्रंट यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचता, और वेव फ्रंट आगे की ओर चलता जा रहा है। अब जैसे ही वेव फ्रंट यहाँ पहुंचा, ये वाला हिस्सा सेकंड मीडियम में एंटर कर रहा है, और ये अभी भी सेकंड मीडियम में एंटर करने के लिए इसे इतना और चलना पड़ेगा। तो जरा समझते हैं अब होता क्या है और किस तरीके से होता है। सबसे पहली चीज तो ये कि अब आप ये कह सकते हैं कि आप ना यहाँ पर ना एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, सपोज दिस इज द नॉर्मल, और अगर ये नॉर्मल है तो ऑब्वियस सी बात है ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज I, जिससे मैं अभी थोड़ी देर बाद फिर से दिखा दूंगा। अब यहां से आप जानते हैं कि आपकी जो रे है वो डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस बार ये बैंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन यहां से जो डिस्टर्बेंस चलेगा वो तो सीधा ही चलता चला जाएगा, और वो चलते चलते यहां तक पहुंचेगा जब, तो मान लीजिए जब तक ये यहां पहुंचा, ऑब्वियस सी बात है मान लो t टाइम में यहां पहुंचा तो ये v1 इसके अंदर रफ्तार है, और t टाइम में पहुंचा तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, v1t। इसका मतलब यहां से जो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करके पहुंचा वो ट्रैवल करते करते यहां तक ऐसे पहुंचा, ये इसमें से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट से। अच्छा, अब इसी तरह से आप इसे देखेंगे तो यहां से भी वेव फ्रंट निकलेगा, ये वाली रे, और ये इस तरीके से यहां का डिस्टर्बेंस भी ट्रैवल करते करते यहां तक पहुंचेगा, और देखने में आपको लगना चाहिए कि ये ना बैंड हो गया कहां पे, रेयरर, तो ये बैंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैंने इसको थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बना दिया, लेकिन जानबूझ करके इस वाली लाइन की लंबाई इससे ज्यादा रखी। वजह पता है ना सभी को,
यस क्योंकि इस मीडियम में लाइट की रफ्तार ज्यादा है, तो जितनी देर में वहां कम डिस्टेंस तय करेगा उतनी देर में यहां पे ज्यादा, तो आप इसे लिखेंगे v2t। तो मैंने इस तरह से इस चीज को लिख दिया आप लोगों के सामने, दिस इज योर v2t इस तरह से। अब यहां पर आने के बाद इससे जो डिस्टर्बेंस निकलेगा वो ट्रैवल करते करते यहां तक पहुंच गया, और जब ये डिस्टर्बेंस यहां तक पहुंचा तो आपको ये पता है कि इन दोनों को मिलाने वाली जो टेंजेंशियल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो टेंजेंशियल सरफेस होगी वही आपका फाइनल यानी कि सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। और सब जानते हैं रेज ऑफ लाइट इस वेव फ्रंट की कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो मैंने एक रे ऑफ लाइट ऐसे बना दी इसके परपेंडिकुलर, और ऐसे ही दूसरी वाली रे ऑफ लाइट भी इसके कैसी बना दी, बिल्कुल परपेंडिकुलर। और कुछ इस तरीके से आप इसे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे करके बना दिया जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, कुछ इस तरीके से। और यहां पर भी जब आप देखेंगे तो आप चाहें तो इस तरफ भी बना सकते हैं नॉर्मल को, तो मैं यहां पर भी बना देता हूं नॉर्मल को ऐसे। अब आपको ये थोड़ा दिखेगा कि हाँ यार ये वेव फ्रंट आया, आ करके इस तरीके से बैंड हो गया, और बैंड भी कहाँ हुआ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि वो डेंसर से कहाँ की तरफ जा रहा था, रेयरर की तरफ। तो जब आप इसे देखेंगे तो अब आप बोल सकते हैं कि ये जो वेव फ्रंट है ये हमारा कौन सा वेव फ्रंट है, दैट इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये रहा इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये वाला जो वेव फ्रंट आप देख रहे हैं दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, तो मैंने इसको लिख दिया दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये दोनों हमें पता लग गए। अभी भी ना काम खत्म नहीं हुआ, मुझे ना इसे भी साबित करना है कि इसमें भी स्नेल्स लॉ आप प्रूफ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जरा कैसे करेंगे, सुनते रहना ध्यान से। सपोज कर लीजिए ये जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। पिछले लॉजिक के हिसाब से अगर ये आई तो ये भी कितना होगा आई, और ये आर तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आर। अब क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट है और ये वेव फ्रंट है तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब हम अपनी जरूरत के हिसाब से वो ट्राइंगल ढूंढ लेते हैं जिसमें आई और आर है। तो आप यहां से सबसे पहले लेंगे इन राइट ट्राइंगल, ये रहा ए, इनका नाम नहीं रखा, इसका नाम रख देते हैं सी, और इसका नाम अभी क्या रख देते हैं, दैट इज ई। इस तरह से मैंने नेमिंग कर दी। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, तो मैंने यहां पर लिख दिया इन राइट ट्राइंगल ए, उसके बाद बी और उसके बाद ई। इस ट्राइंगल में से अगर मैं बोलूं कि साइन आई निकालना है तो आप बोलोगे सर ये एंगल आई है, आई के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर v1t और हाइपोटेन्यूज ae, तो आप इसे भी लिख पाएंगे v1t अपॉन में यहां पर क्या आ जाएगा, दिस इज ae। सिमिलरली एक और ट्राइंगल लेते हैं, यहां लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल, ये वाला ACE, तो मैं इस चीज को लिख देता हूं A, उसके बाद C और उसके बाद E। अब आप इसे लिख सकते हैं साइन R, साइन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर v2t और हाइपोटेन्यूज ae, तो आप इसे लिख सकते हैं v2t और अपॉन में यहां पर क्या लिखेंगे, दिस इज ae। इसे आप बोलिए इक्वेशन फर्स्ट, इसे आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, और फिर से स्नेल्स लॉ चेक करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा फर्स्ट को सेकंड से, और मैंने इस चीज को लिख दिया दिस इज साइन ऑफ आई, अपॉन में आ जाएगा साइन ऑफ आर, ऊपर आप इसे लिखेंगे v1t अपॉन में ae, और नीचे आपको इसे लिखना पड़ेगा v2t अपॉन में ae, और आप ae से ae को कैंसिल कर दो, t से t कैंसिल, आपका रिजल्ट आएगा v1 अपॉन में v2, एंड दिस इज नथिंग बट स्नेल्स लॉ। इसका मतलब यहां पर भी साइन i अपॉन साइन r बराबर हो गया n/1 के, मतलब हमने फिर से स्नेल्स लॉ को प्रूव कर दिया। समझ गए सब लोग ना। और इसके अंदर भी वही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब के सब एक ही लाइन में, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये बात भी साबित हो गई। अब आप इसे भी ड्रॉ कर लीजिए।
ठीक है, अब ऐसा कुछ मिलेगा तो आराम से प्रूफ कर सकते हो। और हमारे पेपर में जब भी आता है तो कोई एक ही पूछते हैं कि बस स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को साबित कीजिए, तो कोई सा भी एक कर देना। लेकिन अगर वो लिख दे रिफ्रैक्शन एट रेयर मीडियम, रिफ्रैक्शन एट डेंसर मीडियम, तो फिर जो बोला जाएगा आपको वो करना है। मैंने दोनों ही आपके साथ डिस्कस कर दी। अब रिफ्रैक्शन का काम तो खत्म हो गया, अब बाकी बचा कौन? रिफ्लेक्शन। अब हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी प्रूफ करना है, उसको भी देखते हैं कि इसकी मदद से वो हो पाता है कि नहीं। और इसमें मैं फिर से नहीं लिखवा रहा कि ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, तो ये सब कुछ नॉर्मल है, आप समझ सकते हैं। चले फिर आगे की तरफ। अब लिखिए नंबर 3, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो भाई, अब ध्यान से देखना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। तो जब आप यहां देखेंगे ना, ये रहा रिफ्रैक्शन एट रेयर मीडियम और ये रहा रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाय प्लेन सरफेस, या सिंपली बोल दीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब भाई थोड़ा ना ध्यान देना सब लोग, ये डायग्राम भी इजी है, आसानी से बन जाएगा, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा। क्यों? आप समझिएगा ध्यान से, बताता हूं अभी। सपोज कर लीजिए आप लोगों के सामने ये एक मिरर है, अब तक एक इंटरफेस था, इस बार एक मिरर बना रहे हैं, या एक ऐसी सरफेस जिस पर लाइट का रिफ्लेक्शन हो सके, जिसे बोल सकते हैं आप लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और मैं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नाम रख देता हूं, दिस इज PQ। अब क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग है, इसीलिए मैं इसको दिखाने के लिए ऐसा ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से, ताकि लगे कि पीछे की तरफ इसमें पॉलिश हो रखी है या फिर पेंट हो रखा है और ऊपर वाली सरफेस कैसी है? रिफ्लेक्टिंग। अब आप लोगों के सामने मैं यहां पर ना एक प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाने जा रहा हूं, और जो प्लेन वेव फ्रंट है वो कुछ इस तरीके से बनाने जा रहा हूं। यानी कि ये रहा आपके पास आपका प्लेन वेव फ्रंट, पहले समझ लो। ये वेव फ्रंट यहां पर जाने के बाद अब ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगा, मतलब वेव फ्रंट ऐसे आएगा, रिफ्लेक्ट होगा और फिर वापस ऐसे चला जाएगा। तो अब ना एक ही जगह पर आपके सामने कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेट, मतलब दो दो ट्राइंगल्स एक के ऊपर एक दिखेंगे तो शायद वो अजीब दिख सकता है, लेकिन जरा अच्छे से देखोगे तो सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अब सब लोग ध्यान देना, इसके नीचे तो कुछ बनाना नहीं, यहाँ कोई मीडियम 1 मीडियम 2 का लॉजिक है ही नहीं, ना यहाँ पे कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात है, स्पीड की बात है, तो भैया एक ही मीडियम है तो दोनों इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड दोनों के केस में स्पीड कैसी रहेगी? बिल्कुल सेम। तो मान लेते हैं स्पीड तो v ही रहेगी। सपोज कर लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ द स्पीड इज v, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया स्पीड जो है वो लाइट की v है। मान लीजिए आपके पास आपका वेव फ्रंट यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट जो कि इंसिडेंट हो रहा है इसके ऊपर, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट। और ये जो वेव फ्रंट है मैं इसका नाम रख देता हूँ, दिस इज A एंड दिस इज B। तो ये रहा मेरे पास एक इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। अब हम जानते हैं कि रेज ऑफ लाइट इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हैं, तो मैं कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर रहा हूं और ये कोशिश करूंगा कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बन जाए ताकि दिक्कत ना आए। तो मैंने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया, दिस इज द इंसिडेंट रे जो कि कुछ इसके ऊपर दिख रही है, इस वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर, और ये वाला जो डायरेक्शन है वो इस तरफ दिखा दी। ऐसे ही आप इसको भी अगर बनाएंगे तो ऐसे ही आप इसे भी यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये रही आपके पास आपकी इंसिडेंट रे, सॉरी, तो ये रही आपकी इंसिडेंट रे, और इसके ऊपर भी मैंने एरो इस तरह से डाल दिया और कोशिश की कि एंगल कितना बने? 90 डिग्री का। अब ये तो इंसिडेंट वेव फ्रंट आ गया आपके पास। अब सुनना, यहां पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, आपका ये वेव फ्रंट पहले यहां था, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, अब तक ये नॉर्मली चल रहा था। जैसे ही वेव फ्रंट यहां पहुंचेगा इसका रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा, और इसका रिफ्लेक्शन अभी नहीं होगा क्योंकि इसे यहां से यहां तक पहुंचने में अभी वक्त है और इसको डिस्टेंस भी क्या करना पड़ेगा? तय करना पड़ेगा। जैसे ही यहां पर पहुंचेगा मैं एक काम करता हूं, इस जगह पर ना एक नॉर्मल को ड्रॉ कर देता हूं। तो ये रहा मेरे पास मेरा एक नॉर्मल, और यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो ये आपकी लाइट आई, और जितने एंगल से टकराएगी वही बन जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो मैंने इसको लिख दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ऐसा मान लेते हैं। अब ये एंगल इंसिडेंस आई है। अब ध्यान से सुनना, ये जो आपके सामने यहां तक पहुंचा तो ये वेव फ्रंट है, हाइजेंस का प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं, हर एक पॉइंट फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करता है। यहां पर भी जो पॉइंट है वो भी बिहेव करेगा, यहां भी जो पॉइंट है वो भी बिहेव करेगा। अब दोनों के दोनों फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। सुनना, इसका रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा लेकिन इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ का वेव फ्रंट ट्रैवल करते करते आगे पहुंचेगा, ये वाला वेव फ्रंट बिना रिफ्लेक्शन के आगे चलेगा, ये और आगे जाएगा, ये भी और आगे जाएगा, जब तक ये यहाँ पहुंचेगा तब तक ये यहाँ पहुंच पाएगा। और इस तरह से आप बोलोगे सर यहाँ का डिस्टर्बेंस यहाँ पहुंच गया, यहाँ का डिस्टर्बेंस यहाँ पहुंच गया, इन दोनों को मिला देते हैं, ये नया वाला वेव फ्रंट आपके सामने तैयार। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? लेकिन सुनना, रिफ्लेक्शन के बाद ये जितना डिस्टेंस तय करेगा और ये जितना डिस्टेंस तय करेगा दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि टाइम भी सेम और स्पीड भी सेम।
तो अब मैं इसको थोड़ा ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ, ये बस मुझे आप लोगों को समझाना था इसलिए मैंने ऐसा किया। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से मैं एक लाइन वैसी ही ड्रॉ कर लेता हूँ जैसी थी, मतलब यहाँ वाला डिस्टर्बेंस ट्रैवल करेगा और चलते चलते अपने ही रास्ते पर सीधा यहाँ तक पहुँचेगा इस तरह से। और जब यहाँ पहुँचेगा तो एक काम करते हैं, लाइट की रफ्तार v और टाइम कितना लगा t, तो इसको ना मैं अभी थोड़ी देर बाद लिख लूँगा, जगह जहाँ पे मिलेगी उसके हिसाब से एडजस्ट करके लिख दूंगा। लेकिन इतना है कि यहाँ का डिस्टर्बेंस ट्रैवल करते करते यहाँ तक पहुँच चुका। ऐसे ही यहाँ से भी आप देखेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होगा और ये रिफ्लेक्ट होते होते यहाँ तक पहुँचेगा। अब की बार मैं इसको यूं इस तरह से यूं करके दिखा देता हूँ, ऐसे करके इसकी लंबाई और इसकी लंबाई कैसी लेनी पड़ेगी, सेम। तो अब आप इसे अगर चाहें तो इसे लिख दीजिए vt, और यहाँ पर भी अब जगह है तो मैं इसे क्या लिख देता हूँ, दिस इज vt। और आप अब बोलोगे कि ये वाला डिस्टर्बेंस जब यहाँ पहुँच गया तो एक ये और दूसरा ये, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे यहाँ से ऐसे हटा के इस तरह से बना देता हूँ। आवाज़ नहीं प्लीज़ सुनिए। तो ये वाला जो वेव फ्रंट है इसका डिस्टर्बेंस मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर अब आप इन दोनों को मिला देंगे तो दिस इज योर फाइनल वेव फ्रंट, जैसे आप बोलोगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये वाली रे ऑफ लाइट अभी भी इसके कैसी रहेगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर। और ऐसे ही आप इसे भी बना दीजिए, ये भी इसके कैसी रहेगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर वापस डाल देते हैं एरो। अब आप देखोगे तो आपको थोड़ा फील होगा कि हाँ भाई ये एक वेव फ्रंट था, ऐसे ट्रैवल करते करते आया, यहाँ पर टकराया, जिसकी वजह से क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। इसका मतलब जब तक ये आगे चलता गया ये वाला हिस्सा कहाँ जाता गया, पीछे, फिर ये आगे ये वाला पीछे, और जैसे ही यहाँ पहुंचा ये वाला हिस्सा यहाँ पहुंच गया। अब ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये तो रिफ्लेक्ट हो ही चुका है, और ये पूरे का पूरा ऐसे करके आगे चला गया। इसका मतलब आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट आया, टकराया और यूं चला गया। इसका मतलब दिख रहा है कि हाँ यार यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। और मैंने इसको समझाने के लिए किसका इस्तेमाल किया, हाइजेंस प्रिंसिपल का। अब सबको बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब यहाँ के बाद से आगे की चीज देखना, अब तो सारा कुछ बहुत ही ज्यादा इजी और आसान है। एक काम करते हैं, इसका नाम था AB, आप इसे चाहें तो दिखा दीजिए बेटर तरीके से ताकि आपको दिक्कत ना हो। दिस इज योर इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो मैं यहां लिख देता हूं इंसिडेंट वेव फ्रंट। दूसरा ये है आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, तो मैं इसको लिख देता हूं दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो ये रहा आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड। और हम जानते हैं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90, क्योंकि रेज ऑफ लाइट वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर। इसके अलावा अगर ये एंगल I है, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल I, तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, I ही बनेगा। अभी भी बताया था। सेम लॉजिक से अगर आप देखें तो आप एक नॉर्मल यहां पर भी बना सकते हैं, ऐसे ही ध्यान देना जरा सब लोग। यहां पर भी मैं क्या बना देता हूं, नॉर्मल। और अगर मैं नॉर्मल बना दूं, अगर ये एंगल I, तो ये एंगल भी कितना हो गया, I, ये वाला एंगल भी कितना हो गया, I। या फिर मुझे I की जरूरत नहीं है, मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल जो बनेगा, सॉरी, ये वाला जो एंगल बनेगा आप इसे क्या बोल सकते हो, R। आप यहां पर भी चाहो तो क्या दिखा सकते हो, R, और वो भी क्या दिखेगा, R ही दिखेगा। और अगर ये एंगल I था तो ये वाला एंगल I बन गया। ऐसे तो अगर ये एंगल R है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, R। और अगर किसी को प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो मैं समझा देता हूं फिर से। ये एंगल पूरा कितना है, 90। आप इसे क्या मान लो, थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस R। तो इसका मतलब ये एंगल 90 माइनस आर, ये एंगल थीटा, तो थीटा प्लस 90 माइनस आर बराबर में 90, 90 से 90 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू फिर से कितना हो जाएगा, आर। तो वो सेम ही लॉजिक है। अब आप उसी लॉजिक को इस्तेमाल करके डायरेक्टली इसे लिख सकते हो कि आपका वो एंगल अगर आर है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, आर ही होगा। अब यहां पर से आपने इसका नाम रखा ए बी, एक काम करते हैं इसका नाम रख देते हैं सी, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं डी। डी क्यों, क्योंकि इस बार कोई डेंसर मीडियम जैसा है ही नहीं। अब तो ये काम बहुत आसान हो गया। अब आप लोगों को देखना है क्या एंगल आई और एंगल आर बराबर हैं भी या नहीं। उसके लिए फिर से आप वही लॉजिक इस्तेमाल कीजिए जो अब तक किया था। आप एक ऐसा ट्राइंगल ढूंढिए जिसमें आपको आई दिखता हो। तो इन राइट ट्राइंगल आई थिंक ए, उसके बाद बी और उसके बाद सी, ये दिख रहा है ना, ए बी सी, इसमें ये वाला एंगल कितना है, आई। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इन ट्राइंगल ए बी सी। और अगर मैं इसमें से बोलूँ आपको कि साइन आई कैलकुलेट कीजिए, तो आप बोलोगे सर ये एंगल है, इसके सामने परपेंडिकुलर, और सॉरी इसके सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज वीटी और हाइपोटेन्यूज इज एसी। तो आप इसे लिख सकते हैं दिस इज वीटी अपॉन में क्या आ जाएगा, ए सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आप दूसरा वाला एक और राइट ट्राइंगल लेते हैं, तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल जिसमें एंगल आर हो, ये वाला। तो ये वाला कौन सा, ए डी सी, ठीक लिखा एकदम। तो आप इसे लिख सकते हैं एंगल ए, उसके बाद डी और उसके बाद सी। इसमें से आप निकालिए साइन आर को। तो जब आप इसमें साइन आर निकालेंगे तो ये ट्राइंगल है,
इसके आप देखेंगे एंगल के सामने हाँ ये वाला, ये जो परपेंडिकुलर है इसके सामने की बात करें तो परपेंडिकुलर के सामने ये हो जाएगा, और इसके लिए ये वाला ट्राइंगल है, दिस इज ए डी सी, इसके लिए ये है एंगल के सामने, दिस इज द परपेंडिकुलर, और ये क्या बनेगा हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा ए डी, इसकी लंबाई कितनी है वी टी, और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी, तो आप इसे भी लिख सकते हैं वी टी अपॉन में ए सी, इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इस बार दोनों को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। आप बोलोगे सर साइन आई वी टी अपॉन ए सी, साइन आर वी टी अपॉन ए सी, इट मीन्स कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, और साइन से साइन हटा दीजिए तो आई इज इक्वल टू आर, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और वही चीज कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब रिफ्लेक्शन भी इससे प्रूफ हो गया। समझ गए सब लोग? अब आप इसे कर लीजिए। बस अभी 2-3 डायग्राम्स और बनाएंगे इसका। अब इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं सर। हाँ
देखो एक बात बताता हूँ, कई बच्चे जब डायग्राम बनाते पीछे भी ऐसे ही होता, यूँ करके यूँ बना लिया और ऐसे करके यूँ कह रहे डायग्राम सही से नहीं बन रहा। आपको जब भी डायग्राम ठीक से बनाना है, इस लाइन को थोड़ा ठीक ठाक एंगल पर ले लो, सही से ऐसा कुछ बना लो थोड़ा सा। उसके बाद पहले छोटा सा टुकड़ा यहाँ ड्रॉ करो, छोटा सा यहाँ, और फील करो ये एंगल 90 लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर लग रहा है तो उसके बाद इस लाइन को बढ़ा लो और इस लाइन को भी बढ़ा दो, ये आपका पहला काम खत्म। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? अब नहीं, वो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको जब तक आप नहीं, और याद रखना ये डायग्राम आप अच्छे से बनाओगे तो टीचर पर अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि हाँ ये चीज़ें जानता है, सही तरीके से इसने बनाया प्रॉपरली। और जब ये दिखेगा तो जितने एंगल पर ये इंसिडेंट रे उतने ही एंगल पर आप इसको भी क्या कर दो, रिफ्लेक्ट, और इसको बढ़ा दो जितना डिस्टेंस ये, अंदाजे से उतना डिस्टेंस ये, फिर इन दोनों को मिला दो, ये रही आपके पास रिफ्लेक्टेड। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी के लिए तो सही है, चल जाएगा काम। फोटो क्लिक कर लिया ना किसी ने? हाँ तो डाल देना ग्रुप के अंदर और देख लेना। वैसे देखने में तो लग रहा है ये सब क्या है कि इतनी सारी लाइनें मार रखी हैं, ऐसा लग रहा है तीर सारे मार रखे हैं, कुछ तीर उधर से आ रहे हैं और कुछ तीर इधर से चले गए। रिफ्लेक्शन ऑफ तीर ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बस बन नहीं पा रही वो, है ना, बाकी सब तो ठीक। कोई बना देगा तो देख के अच्छा पहचान सकते हो। ठीक है भाई, ये हो गया सबका कंप्लीट। अब देखो छोटे छोटे 2-3 डायग्राम्स हैं, उनको अच्छे से समझ लेना, वो बेहद आसान और इजी से। अब ये वाला पार्ट खत्म हो गया, और यकीन मानिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। हाइजेंस प्रिंसिपल, कई बार ऐसा देखा है, हाइजेंस प्रिंसिपल बताइए और उसके बाद उसकी मदद से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बताइए। और यहाँ पर भी वो लाइन आप जरूर लिखेंगे, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। चलिए अब हम ना आगे चल के ना प्लेन वेवफ्रंट का बिहेवियर देखते हैं टुवर्ड्स द प्रिज्म, टुवर्ड्स द लेंस, टुवर्ड्स द मिरर, इन सब के बारे में। सबसे पहले आवाज नहीं प्लीज, हेडिंग लिखिए, बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट हेडिंग है बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड स्फेरिकल मिरर। बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड स्फेरिकल मिरर। ध्यान देना भाई, ये बिल्कुल ही आसान है जो भी बताने जा रहा हूं, लेकिन अब आप समझिए जरा अच्छे से प्लीज बातें नहीं। सबसे पहले हम बिहेवियर देखने जा रहे हैं किसका, प्रिज्म का। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स बनाने और ढंग से बातों को समझना है। सुनो, अगर एक प्लेन वेवफ्रंट एक प्रिज्म पर इंसिडेंट कराया जाए तो आपका जो रिफ्रैक्टेड या इमर्जेंट वेवफ्रंट होगा वो कैसा होगा, उस चीज को समझना। ध्यान दीजिए, आवाज नहीं बिल्कुल भी प्लीज सुनिए। मान लीजिए आप लोगों के पास ये रहा इस तरीके से एक प्रिज्म। अभी कोई भी बच्चा डायग्राम फिलहाल के लिए मत बनाना, मैं एंड में इसको ठीक से बना दूंगा। अभी सिर्फ समझाने का मकसद है कि आप प्रॉपरली इस चीज को समझ पाएं ढंग से। सुनिएगा गौर से। मान लो ये आपके पास आपका एक प्रिज्म है और ये रहा एक प्लेन वेवफ्रंट। इस वेवफ्रंट का नाम रख देते हैं ए एंड दिस इज बी। हम जानते हैं इस वेवफ्रंट के ऊपर जो रेज ऑफ लाइट है वो इसके कैसी होती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। आप ऐसे करके यूं दिखा दो कि भाई ये रेज ऑफ लाइट है, पैरेलल है, तभी तो आपका वेवफ्रंट कैसा है, प्लेन वेवफ्रंट। अच्छा, ये वेवफ्रंट पहले पीछे था, थोड़ी देर बाद कहाँ पहुंचा, आगे, फिर थोड़ी देर बाद और आगे, और एक वक्त ऐसा आएगा जब आपका वेवफ्रंट यहाँ पहुंच जाएगा। अब आप बोलोगे सर वेवफ्रंट का ये वाला हिस्सा प्रिज्म के अंदर एंटर करने वाला है, लेकिन ये दोनों अभी भी प्रिज्म में एंटर नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद एंटर करेंगे। लेकिन हमें तो पता है कि प्रिज्म बना है ग्लास का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा यानी कि डेंसर और बाहर वाला मीडियम रेयर है, तो ये धीरे चलेगा, अंदर लाइट की स्पीड कम और बाहर लाइट की स्पीड ज्यादा। अब मैं सबको एक साथ चलाने के लिए स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना सब लोग। देखो होगा क्या, जो लाइट अंदर चलेगी वो धीरे चलेगी इसलिए कम डिस्टेंस तय करेगी, लेकिन ये लाइट तो अभी भी तेज चलेगी, ये लाइट अभी भी कैसे चलेगी, बिल्कुल तेज, इसलिए इनकी रफ्तार से, इसलिए दोनों इक्वली आगे बढ़ गए, ये पीछे रह गए और वो आगे। अब थोड़ी देर बाद ये एंटर करने वाली है, ये अभी भी पीछे रहेगी और ये थोड़ा सा आगे चली गई। अब ये एंटर करने के बाद ये भी धीरे चलेगी, ये भी धीरे ही चल रही थी लेकिन ये अभी भी कैसे चलेगी, तेज। फिर ये धीरे चल रही है, ये भी धीरे चल रही है, ये अभी भी तेज चल रही है, अब ये भी धीरे, ये भी धीरे, लेकिन ये अब तीनों की रफ्तार कैसी हो गई, सेम।
अब ये थोड़ी देर में बाहर निकल जाएगी, ये अभी भी पीछे रहेगी, ये अभी भी पीछे, और इस तरीके से जब तक ये यहाँ पहुँचेगी तब तक ये यहाँ पहुँचेगी, तब तक ये यहाँ, और फिर फाइनली ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर, और एट द एंड जब ये यहाँ पहुँचेगी तब तक ये यहाँ पर, और तब तक ये यहाँ पर पहुँचेगी। आप बोल सकते हो कि आपके जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो यहाँ पर आकर के पहुँच गए, और इन सभी सेकेंडरी वेवलेट्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो सरफेस टच करेगी वही आपका इमर्जेंट वेवफ्रंट बन जाएगा। और रेज ऑफ लाइट हमेशा इन वेवफ्रंट के कैसे बनाओगे आप? परपेंडिकुलर। तो आपको दिखेगा कि भाई मैंने एक प्लेन वेवफ्रंट भेजा था और उस प्रिज्म ने उस प्लेन वेवफ्रंट को बैंड कर दिया टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। ऐसा ही होता है, सिंपल सी बात। अब कई बार टीचर हमसे पूछते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, क्या वजह थी, तो आप इसका जवाब क्या दोगे? ध्यान से सुनना, मैं लिखवा भी दूंगा इस चीज को। आप बोलोगे सर ये जो वेव फ्रंट है इसके जो डिफरेंट पोर्शंस हैं, डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं, वो प्रिज्म की अलग अलग थिकनेस से होकर के गुजरे। सबसे ऊपर वाला हिस्सा प्रिज्म की बहुत छोटी थिकनेस से गुजरा, मिडल वाला हिस्सा प्रिज्म की ठीक ठाक थिकनेस से गुजरा, और सबसे नीचे वाला हिस्सा बहुत ज्यादा थिकनेस से गुजरा। जो हिस्सा कम थिकनेस से गुजरा उसकी रफ्तार थोड़ी देर के लिए कम रही, इसलिए वो कहाँ निकल गया? आगे। और जो हिस्सा बीच में से गुजरा उसकी रफ्तार थोड़ी ज्यादा टाइम के लिए धीरे रही, इसलिए वो थोड़ा सा पीछे रह गया। और जो हिस्सा सबसे नीचे से गुजरा उसकी रफ्तार काफी देर तक के लिए धीमी रही, जिसकी वजह से वो कहाँ रह गया? बिल्कुल पीछे। इसलिए आपका वेव फ्रंट पहले भी प्लेन था, अभी भी प्लेन है, लेकिन बस वो पहले जो सीधा जा रहा था अब वो बैंड हो गया टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। और यही चीज हमारी एनसीईआरटी ने इस तरह से एक डायग्राम के फॉर्म में दिखाई है कि ये रहा आपका इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट और ये रहा आपका इमर्जेंट या फिर बोल दीजिए रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। बात समझ गए सब लोग? तो अब ना ये मैंने डायग्राम बना तो दिया आप लोगों के सामने, लेकिन आप लोगों को ये ऐसे नहीं बनाना इतना सब कुछ, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था। आप अगर चाहें तो इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करके दिखा सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, देखना ध्यान से। सपोज कर लीजिए मैं इस जगह पर कलर ही चेंज कर लेते हैं, इस जगह पर ना हम इस तरीके से वेव फ्रंट को ड्रॉ करके दिखाते हैं। सपोज कर लीजिए ये रहा आपके पास आपका एक वेव फ्रंट जो मैंने स्ट्रेट लाइन से दिखा दिया, और ये स्ट्रेट लाइन से दिखाने के बाद इसके ऊपर रेज ऑफ लाइट भी कुछ इसी तरह से रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं कि ये रही आपके पास आपकी रेज ऑफ लाइट जो वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। आप चाहें तो यहां लिख दीजिए दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है। और जब ये वेव फ्रंट इस प्रिज्म से बाहर निकला तो बाहर निकलने पर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया नीचे की तरफ, और यहां पर अब आप रेज ऑफ लाइट को इस तरह से दिखा दीजिए और इसे आप बोलेंगे इमर्जेंट, या फिर आप बोल दीजिए दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये रहा आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और रीजन आप लोगों को अच्छे से पता है। सब लोग बात समझ गए? आप पहले इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए फिर नीचे में लिखिए। बेस ये बेस, तो ये कह रहे ये सीधा जा रहा था तो ये बेस ऑफ द प्रिज्म होता है ना, इट बेंड टुवर्ड्स द बेस। ऊपर जाता है तो अवे फ्रॉम द बेस, लिखने के लिए तो चाहिए। वो था कि जब लाइट अंदर जाती है और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन आती है तो लाइट रे अंदर की ओर बेस के पैरेलल हो जाती है। आवाज कम रखो भाई। ठीक है, हो गया भाई बिहेवियर ऑफ प्रिज्म। तो देखने पे ही पता लगा कि हाँ ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ बस मैं नीचे ये वाली लाइन लिखवा देता हूँ कि डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट थिकनेस से गुजरे। नीचे लिख लीजिए इस चीज़ को। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेव फ्रंट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेव फ्रंट travel different thickness of the glass prism, different thickness of the glass prism, comma maximum at the bottom,
different parts of the wavefront travel different thickness of glass prism, different thickness of glass prism, comma, maximum at the bottom and minimum at the top, and minimum at the top, minimum at the top. नंबर 2, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बिहेवियर के बारे में. कॉन्वेक्स लेंस, सुनना ध्यान से. देखो, अब वही चीज कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी मैं एक डायग्राम बना रहा हूं. अभी आप लोग में से कोई भी बच्चा इसे ड्रॉ नहीं करेगा, बस आप पहले ध्यान से समझ लीजिए, फिर लास्ट में डायग्राम बनाऊंगा उसे ही ड्रॉ कीजिएगा सब लोग. चलो भाई सुनो, ध्यान दो. मान लीजिए आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूं इस तरीके से. दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको ये साफ साफ दिखाई दे, और इसकी थिकनेस मैंने जानबूझ के बड़ी बना रखी है ताकि अच्छे से आप इसे देख पाए. अब ना मान लीजिए यहां पर आपके पास ना इस तरीके का कोई भी एक प्लेन वेवफ्रंट है. ये रहा एक प्लेन वेवफ्रंट. ये प्लेन वेवफ्रंट इस तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा था. ये वेवफ्रंट पहले यहां था, थोड़ी देर बाद यहां, थोड़ी देर बाद यहां. फाइनली एक वक्त ऐसा आएगा जब ना वो यहां पर इतना नजदीक पहुंच जाएगा कि अब ना ये वाला हिस्सा इस लेंस के अंदर एंटर करने वाला है. ये अभी भी एंटर नहीं कर रहा और ये अभी भी एंटर नहीं करने वाला. जो एंटर कर गया अब उसकी रफ्तार क्या हो गई? कम. इनकी रफ्तार ज़्यादा. जब तक ये और आगे पहुंचेंगे तब तक ये ज़रा सा ही आगे पहुंचेगा. अब तीनों ही एंटर कर चुके हैं, इसका मतलब अब तीनों की रफ्तार सेम, लेकिन ये पीछे, ये आगे और ये भी कहाँ होगा? आगे. अब चलते चलते जब ये यहाँ पहुंचेगा तब तक ये भी यहाँ पहुंचेगा, लेकिन तब तक ये कहाँ रह जाएगा? पीछे. इस बार ये बाहर निकल गए तो इनकी रफ्तार ज़्यादा, ये अभी भी पीछे, इसकी रफ्तार भी और ज़्यादा, तो ये आगे. जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तब तक ये यहाँ पहुँच जाएंगे. यहाँ पर एक सेकेंडरी वेवलेट्स ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और इन सबको टच करके जाने वाली जो सरफेस होगी वही क्या होगी? आपकी सेकेंडरी वेवफ्रंट. और जब आप इसे देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार ये आपका नया वेवफ्रंट है. इसके परपेंडिकुलर जो रेज ऑफ लाइट होंगी वही आपके लिए बनेगी रेज ऑफ लाइट, और ये रहा वेवफ्रंट. और अब आपको लगेगा कि भाई ये वेवफ्रंट कैसा है? कन्वर्जिंग, वो भी कैसा? स्फेरिकल. तो सेम लॉजिक पिछले वाला भी है. इस बार भी आपका वेवफ्रंट इस लेंस की अलग अलग थिकनेस से होकर के गुजर रहा था, इसलिए ये ऐसा बन गया. अच्छा, आप लोग ना ऐसा मत दिखाना इस चीज को, या तो आप सीधा इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड दोनों ही इन चीजों को दिखा दीजिए. अदरवाइज आप एक काम कर सकते हैं कि इसको ऐसे ही बना दीजिए जैसा मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं. सुनना ध्यान से. मान लीजिए मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये काम कर रही है किस चीज का? एक प्रिंसिपल एक्सिस का. सपोज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर से ना मैं कुछ रेज ऑफ लाइट और बना रहा हूं. मान लीजिए ये रही आपके पास एक रे ऑफ लाइट इस तरीके की पहली, और इसी को बिल्कुल ऐसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रही आपकी दूसरी रेज ऑफ लाइट कुछ इस तरह से. इनके ऊपर इस तरह से मैंने एरो डाल दिया, और हम जानते हैं कि इस लेंस का काम है लाइट को कन्वर्ज करना, तो वो इसको यहाँ कन्वर्ज करेगा. ऐसे ही ये भी लाइट को यहाँ पर लाके कन्वर्ज कर देगा. और जब ये दोनों की दोनों लाइट रेज यहाँ पर आकर के इस तरह से कन्वर्ज हो जाएंगी, कन्वर्ज होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है अब आप इससे बोल सकते हैं कि सर मुझे वेवफ्रंट अगर बनाना है तो मुझे इनके ऊपर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर. याद है ना, वेवफ्रंट हमेशा इनके क्या होता है? परपेंडिकुलर. और आप इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इन सबको ही मिला दीजिए, ये आपका वेवफ्रंट बन जाएगा. थोड़ी बाद ये वेवफ्रंट आगे, और जहां पर भी ये मिलेगा आप उस पॉइंट को क्या बोलोगे? फोकस. तो इस बार आप बोल सकते हैं ये कौन सा हो गया? कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव. और यहां पर क्या हो गया? फ्रंट. तो ये इस तरीके से था. मतलब पहले ये वेव फ्रंट कैसा था? बिल्कुल प्लेन. तो आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट, और ये रहा आपका कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट. क्लियर हो गया सभी लोगों को? इसका मतलब अगर इस लेंस ने कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाया तो कॉनकेव कैसा बनाएगा? डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट. आप इसे लिख लीजिए. ग्रुप में डाल देना है सारी, ठीक है?
कर लिया यहाँ तक सबने कंप्लीट? ओके, जल्दी। अब कौन सा वाला लेंस ले लेते हैं? कॉनकेव। तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखिए नंबर 3, कॉनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस हो गया, अब आएगा कॉनकेव। और अब कॉनकेव के बारे में मैं वैसे नहीं एक्सप्लेन करूंगा जैसे इसमें एक एक करके बताया, अब सीधा ही डायग्राम बनाने जा रहा हूं। और ध्यान से देखना, फिर से हम ऐसे ही सबसे पहले एक लेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका तीसरा वाला केस होगा। सपोज कर लीजिए ये रहा आपके पास एक लेंस जो कि मैं कॉनकेव शेप का बना रहा हूँ। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मुझसे गड़बड़ ना हो इसलिए मैं यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको एकदम बीचों बीच में ले आते हैं। इसी तरीके की एक और लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये ड्रॉ करने के बाद आप अगर चाहें तो बिल्कुल बीचों बीच में एक छोटी लाइन और ड्रॉ कर लो। अब इन सबको ही मिला देता हूँ इस तरह से, एक और ये वाला दूसरा, और बाद में अगर चाहो तो इसे हटा दो। ठीक है, ये बन गया आपका कॉनकेव लेंस। अब यहाँ से मैंने बना दी एक प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके की, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये जानते हैं सब ऑप्टिकल सेंटर है। मान लीजिए यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इस तरह से जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट, कुछ ऐसे, और एक और रे ऑफ लाइट वो भी इस तरह से जा रही है, ये रही दूसरी रे ऑफ लाइट। अब यहाँ पर ना मैं इनके ऊपर एरो डाल देता हूँ इस तरह से, एक ये रही और एक ये रही। अब आपको पता है कि इसका काम है लाइट को डाइवर्ज करना, तो इसका मतलब ये लाइट को डाइवर्ज करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसे मिला देता हूँ इस तरह से, ऐसे ही इसको भी यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला देते हैं, और यहाँ के बाद से अब आप अपनी लाइट को पूरा दिखा दीजिए कि ये डाइवर्ज हो गई इस डायरेक्शन में, ऐसे ही ये भी डाइवर्ज हो गई इस डायरेक्शन में, और यहाँ से जो आई रे ऑफ लाइट वो तो डाइवर्ज हुई नहीं, वो सीधी चली गई। तो आप बोलोगे ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पर, और ये इस तरह से। अब जो भी ऑब्जर्वर है जिसकी आंखों में ये रेज जाएंगी उसे लगेगा कि ये यहाँ से आ रही है, जहाँ से आ रही है उसे क्या लगेगा, वो फोकस। और आपको ऐसे बनाना है इस चीज़ को कि अब आप इसे अगर देखेंगे तो इसके परपेंडिकुलर ये रहा, इसके परपेंडिकुलर ये रहा, और इसके परपेंडिकुलर ये रहा, और आपको इन तीनों को मिला देना है, आपके पास आपका वेव फ्रंट मिल जाएगा। लेकिन इस बार जो वेव फ्रंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, दैट इज डाइवर्जिंग। तो अब की बार आप इसे ऐसे दिखा सकते हैं, थोड़ी देर बाद ये वेव फ्रंट थोड़ा सा आगे चला जाएगा और ये बन जाएगा डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। सबको बात समझ में आ गई ना? अब आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। पता है इसीलिए ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, इनकी क्लास बड़ी टाइम टेकिंग होती है, क्योंकि पहले टीचर चित्रकारी करता है, फिर बच्चे करते हैं चित्रकारी, फिर करने के बाद बोलते हैं बन नहीं रहा मेरे से, क्या करो। हाँ जी, बन गया। अब अंदाज़ा लगा सकते हो कौन से दो पार्ट और बाकी हैं? हाँ, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। लिखिए पहले कौन सा कर लें? चलो पहले कॉनकेव लिखिए। नंबर नेक्स्ट, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ये लिख चुके सब लोग, सबको क्लियर एकदम? अब अगर हम देखें कॉनकेव मिरर के लिए तीसरा चौथा शायद से, तो कॉनकेव मिरर के केस को ज़रा अच्छे से समझिएगा ध्यान से सब लोग। सुनो भाई, आवाज़ देखिए प्लीज़। देखिए सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पर आपके सामने एक स्फेरिकल कॉनकेव मिरर बना दिया कुछ इस तरीके से। ध्यान देना सब लोग और अच्छे से देखना। ये रहा एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर।
अब क्योंकि ये मिरर है इसलिए इस बार पॉलिशिंग इसमें बैक साइड की तरफ रहेगी। यहाँ पर हमने कोटिंग कर रखी है और आगे वाली सरफेस कौन सी है, रिफ्लेक्टिंग। मैंने यहाँ पर ना एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। सब लोग ना अच्छे से ध्यान से सुन लेना, फिर उसके बाद मैं बाद में तो डायरेक्टली डायग्राम ही बनाऊंगा। ये आपके पास आपका एक मिरर था। थोड़ी देर के लिए हम एक रफ डायग्राम की तरह देखते हैं। मान लो ये रहा प्लेन वेव फ्रंट और ये प्लेन वेव फ्रंट आगे की ओर बढ़ रहा था। ये इसकी रेज ऑफ लाइट जो इसके परपेंडिकुलर है। वेव फ्रंट यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा और एक वक्त ऐसा है जब आपका वेव फ्रंट यहाँ पर आकर के पहुंच गया। अब हुआ क्या, ये वाली रे ऑफ लाइट आगे बढ़ रही है, ये वाली अब रिफ्लेक्ट होगी और ये भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट। अब जो भी रे ऑफ लाइट यूं आ रही थी ये ऐसे आ रही थी और ये वाली रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही थी। अब ये सारी की सारी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होंगी। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। और जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो होगा क्या, आप जानते हैं यहाँ पे क्या बनाते हैं, नॉर्मल। और इस तरह से अगर देखेंगे तो आप बोलोगे सर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर जाएगी। इसका मतलब अब अगर आप देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि ये वाली रे ऑफ लाइट और ये वाली रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके इस तरफ पहुंचेगी, ये भी रिफ्लेक्ट करके इधर। मान लो रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ पहुंची, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पहुंचेगी, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन अभी नहीं हुआ। इसे अभी कहाँ पहुंचना है, यहाँ तक। जब ये यहाँ पहुंची तब ये यहाँ पहुंची। अब ये थोड़ा और डिस्टेंस आ गया है, अब ये और डिस्टेंस आ गया, लेकिन अब इसका रिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ तो ये रिफ्लेक्ट करके वापस यहाँ तक पहुंची। जब तक मान लो ये यहाँ पहुंचेगी तब तक ये थोड़ा यहाँ, तब तक ये यहाँ, और इस तरीके से ये सेकेंडरी वेवलेट, ये भी सेकेंडरी वेवलेट, ये भी सेकेंडरी वेवलेट, और इन सबको मिलाने वाले ये जो आपके सामने सरफेस होगी, आप इसी को क्या बोलोगे, दैट्स इज योर सेकेंडरी वेव फ्रंट। और इस बार आप देखोगे तो बोलोगे सर ये कैसा बन रहा है, एक कन्वर्जिंग वेव फ्रंट की तरह। समझ गए। इसके अंदर अगर कोई पूछे रीजन क्या था तो आप बोलोगे सर हमारा जो वेव फ्रंट है ना उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस है वो मिरर की सरफेस तक सेम टाइम पर नहीं पहुंचे। किसी को पहुंचने के लिए ज्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ा, किसी को पहुंचने के लिए कम डिस्टेंस तय करना पड़ा। इसे सबसे ज्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ा, इसलिए जब तक ये आगे चलती गई तब तक ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस कहां आते गए, पीछे। इसलिए आपका वेव फ्रंट ऐसी शेप में आ गया। अब अगर ये सब कुछ आप लोगों को क्लियर है, अगर ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है तो अब एक सिंपल सा डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। और वो सिंपल डायग्राम बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। कैसे, मैं एक सिंपल वे में इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। जैसे अब तक आपने जो ड्रॉ किए थे, मान लीजिए वेव फ्रंट इस तरीके से आ रहा था, तो ये आपके सामने एक पैरेलल रे ऑफ लाइट इस तरीके से बना दी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। और ऐसे ही मैं एक और बना देता हूं नीचे की तरफ, और इसको कॉपी करके यहां पर ये रही आपके पास दूसरी रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से, और ये आप दिखा देंगे एरो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और ये जो वेव फ्रंट है ये कौन सा, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट, और ये इस तरह से आगे की ओर जा रहा था। अब जैसे ये यहाँ पहुंचेगा, ऑब्वियस सी बात है इसका रिफ्लेक्शन होगा, ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके यहाँ पहुंचेगी, इसका भी रिफ्लेक्शन होगा, ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके यहाँ पहुंचेगी, और इस तरीके से ये भी रिफ्लेक्ट करके यहाँ पहुंचेगी। तो ये यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर, और एक रे ऑफ लाइट आगे गई, रिफ्लेक्ट करके वापस पीछे आई, तो ये जो पॉइंट होगा वही क्या बन जाएगा, फोकस। और आप अब बोलेंगे सर ये रहा आपके पास आपका वेव फ्रंट जो कि पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पहुंच गया, तो ये भी कौन सा बन गया, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। सब लोग समझ गए ना। अब आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। तो ये था कॉनकेव मिरर। जल्दी कीजिए। अब लास्ट कौन सा बचा, कॉन्वेक्स। वो भी कैसा बनाएगा, स्फेरिकल, लेकिन वो इस बारी कन्वर्जिंग के बजाय डाइवर्जिंग बनाएगा।
कर लीजिए कंप्लीट। ये CSWF समझ जाओगे ना पेपर के बाद, बोलो यार ये सब क्या है, पता नहीं क्या लिखवाया था है। ठीक है भाई, अब सुनिए लास्ट, चले आगे, ये कर लिया सबने कंप्लीट ना। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से। अब हमारे सामने आता है लास्ट, दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। अब पहले ना मैं यहाँ पर इस तरीके से एक कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ कर देता हूँ। इस बार इसके अंदर इस साइड पर पॉलिशिंग हो रखी है और सामने की ओर जो सरफेस है वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब मैंने यहाँ पर बना दी एक प्रिंसिपल एक्सिस, और इस बार मैं वो बात फिर एक्सप्लेन नहीं करूँगा जो पिछली बार की थी। अब की बार इसके ऊपर एक प्लेन वेव फ्रंट आएगा, और मान लीजिए उस प्लेन वेव फ्रंट को हम दिखाते हैं, तो उसके लिए आप इस तरह से पैरेलल रेज ऑफ लाइट दिखा दीजिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसे दिखाया। ऐसे ही ये ऐसी ही रे ऑफ लाइट यहाँ पर भी मैंने इस तरह से बना दी, यूं करके ये रही आपके पास दूसरी रे ऑफ लाइट। अब ये रेज ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से जा रही है, और सबको पता है इसका काम है लाइट को डाइवर्ज करना। तो ये लाइट को डाइवर्ज करेगा, तो एक काम करते हैं, मैं डॉटेड में इस लाइन को यहाँ पर मिला देता हूँ ताकि डायग्राम ठीक से ड्रॉ कर सकूँ। और मैंने इस तरीके से इसको मिला दिया। जहाँ पर भी ये मिलती हुई दिखेंगी आप उसी को बोलोगे इसका फोकस। एक्चुअल में ये रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो ये वाली रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके ऐसे पहुँच जाएगी। इसी तरह से ये वाली रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके इस तरह से यहाँ पर पहुँच जाएगी। और अब यहाँ पर आप इसके ऊपर ऐसे एरो बना दीजिए, ये आपको दिखा देगा डायग्राम के अंदर कि रेज रिफ्लेक्ट हो रही है। और हमें पता है कि हमारा जो वेव फ्रंट है वो अब की बार ये वाली रेज ऑफ लाइट है, और जो एक रे ऑफ लाइट ये वाली भी थी ना, ये गई यहाँ से और ये रिफ्लेक्ट करके वापस अपने ही रास्ते पर आ गई। तो अब आप लोगों को इसके परपेंडिकुलर यहाँ, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इन तीनों को मिला दीजिए, तो ये आपका वेव फ्रंट बन गया। ऐसे ही थोड़ी देर बाद ये वेव फ्रंट थोड़ा सा और आगे चला जाएगा, तो अब की बार ये बनेगा डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। और पहले ये आपका एक प्लेन वेव फ्रंट था, तो आप इसे लिख सकते हैं प्लेन वेव फ्रंट। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, इतना सब पढ़ लेने के बाद अब वैसे तो टॉपिक खत्म, हम अगली क्लास में बाकी चीज़ें करेंगे। अभी तक तो न्यूमेरिकल वगैरह कुछ आए नहीं, नेक्स्ट क्लास में एक दो न्यूमेरिकल्स दिखेंगे, फिर हम देखते हैं। और अब ना मुझे एक सवाल का जवाब दो, आज का टॉपिक तो खत्म हो गया, कि क्या ये सब पढ़ लेने के बाद किसी बच्चे को ये समझ में आया कि क्यों लाइट की रफ्तार बदलने से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बैंड हो जाती है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कोई नहीं, ये डायग्राम बना लो, ठीक है। अब कुछ हद तक ना आप लोग इतना सीख चुके हो कि अब मैं आराम से बताऊंगा तो सबको समझ में आ जाएगा। आप पहले इसे ड्रॉ कर लीजिए, कर लिया ड्रॉ, इसको पहले ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद काम खत्म। फिर बस एक बात बताता हूँ और फिर आज की क्लास फिनिश। हो गया यहाँ तक सभी लोगों के लिए क्लियर? अब भाई सुनिए, आखिरी चीज बता रहा हूँ, लास्ट, उसे लिखना नहीं है, बस अब उसको ध्यान से सुन लेना क्या है। चले आगे की तरफ ना, अब सुनना, ध्यान देना सब लोग। देखो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर क्यों लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर बैंड हो जाती है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सपोज कर लीजिए ये आपके पास आपका एक इंटरफेस है, ऊपर की तरफ मान लेते हैं रेयर मीडियम है और नीचे की तरफ कौन सा है, डेंसर मीडियम। मान लीजिए आप लोगों के पास एक बीम ऑफ लाइट है, या मान लो एक छोटा सा प्लेन वेव फ्रंट है जो ऐसे आ रहा है टेढ़ा, इसका मतलब यही तो आपका वेव फ्रंट है। और ये वेव फ्रंट है तो इसके अंदर बहुत सारी इस तरह से रेज ऑफ लाइट है जो इस वेव फ्रंट की कैसी है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। क्लियर एकदम? अच्छा, इन सब की रफ्तार कैसी है, बिल्कुल सेम, क्योंकि सब सेम मीडियम है। थोड़ी देर बाद ये वेव फ्रंट ट्रैवल करते करते यहाँ तक पहुँच जाएगा, और जब ये यहाँ पहुँचेगा इस तरह से, तो अब आपका वेव फ्रंट यहाँ तक पहुँच गया। अब ये वाली रे ऑफ लाइट ना पहले एंटर कर गई, ये बाद में करेगी, ये और बाद में, ये और बाद में, और ये सबसे आखिर में। जैसे ही अगले मीडियम में एंटर करेगी, इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, कम। इसकी रफ्तार भी अभी ठीक ठाक है, सबकी रफ्तार बराबर है। अब ना ये एंटर करके थोड़ा सा आगे पहुंचेगी जब तक, तब तक ये थोड़ा आगे, फिर और आगे, फिर और आगे, और जैसे ही अगले मीडियम में चलेंगे इसकी रफ्तार धीरे, इसकी रफ्तार धीरे, इसकी भी धीरे, और ये अगले मीडियम में आने पर रफ्तार धीरे, और चलते चलते ये आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सबसे पीछे, ये आगे, ये और आगे, ये और आगे, और ये वाली कहाँ जाएगी, सबसे आगे।
समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? और जब आप इन सबको मिलाओगे तो आपको वेवफ्रंट कुछ ऐसा नजर आएगा, और फिर आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे रे ऑफ लाइट को तो ऐसे जाना चाहिए था, ये तो बैंड हो गई। और तब से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ये बैंड हो गई कहां पर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और इसकी वजह है कि आपकी जो बीम ऑफ लाइट है उसके डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस जब वो टेढ़ी होती है तब कोई पहले एंटर कर जाती है और कोई बाद में। जो पहले एंटर कर गई उसकी स्पीड कम, वो कहां रह जाएगी, पीछे। और जो बाद में एंटर कर रही है उसकी स्पीड ज्यादा, वो कहां चली जाएगी, आगे। जिसकी वजह से आप लोगों की ये वाली बीम ना आपको थोड़ी सी ऐसी दिखती है और ऐसा लगता है कि लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो वो बैंड हो गई कहां पर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। सोचिए जरा, अगर यही सेम सिनारियो ना करने के बजाय मैं अलग तरह से इस चीज को बताऊं कि इस बार मैं एक काम करता हूं, ऊपर वाला मीडियम डेंसर ले लेता हूं, ये वाला मीडियम रेयरर ले लेता हूं, और अब की बार फिर से आपको बोलता हूं कि मान लो आपके पास इस तरह की बीम ऑफ लाइट है, ये आपका वेवफ्रंट है या इसके अंदर बहुत सारी रेज ऑफ लाइट है, दिस इज अ बीम ऑफ लाइट। अब आपका वेवफ्रंट ट्रैवल करते करते यहां पहुंचा, फाइनली जब यहां पहुंचेगा अब आप बोलोगे सर अब ना हमारी लाइट ना डेंसर से कहां एंटर कर रही है, रेयरर में। जैसे ही ये वाला हिस्सा डेंसर टू रेयरर में जाएगा, ये सब अभी बाद में एंटर करेंगे, लेकिन ये डेंसर में तो ये थोड़ा थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे, ये रेयरर में ये ज़्यादा आगे बढ़ जाए क्योंकि स्पीड कैसी है, ज़्यादा। जब तक ये यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ, और इस तरीके से जब आप इन सबको मिलाओगे तो आपको लगेगा अरे यार ये रे ऑफ लाइट तो क्या हो गई, बैंड। और नॉर्मल से कहाँ बैंड हो गई, अवे। इसलिए लगता है कि डेंसर से रेयरर गई तो इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। याद कीजिए एक बार मैंने बताया था कि अगर ये एक इंटरफेस है और इस इंटरफेस के ऊपर अगर आप नॉर्मल लाइट डालते हैं तो वो बिना बैंड हुए एकदम सीधा चली जाती है। और उसका जवाब बड़ा ही लॉजिकल है कि ये आपका वेवफ्रंट है, जब आप ये पूरे को इस तरीके से परपेंडिकुलरली ही एंटर कराओगे तो सारी की सारी रेस बिल्कुल सेम टाइम पर एंटर करेगी, इसलिए सब की सब इनकी रफ्तार या तो एक साथ बढ़ जाएगी या फिर एक साथ घट जाएगी। तो जैसे ये पहले थे वैसे ये अभी भी दिखेंगे, इसलिए आप लोगों को यहां पर कुछ भी नजर नहीं आता। स्पीड चेंज होती है मगर फिर भी यहां पर बेंडिंग नजर नहीं आती। इसीलिए जब मैंने पढ़ाया था ना कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तब मैंने कहा था व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट विद चेंज इन द मीडियम। और तब मैंने कहा था कि आप लोगों को लगेगा स्पीड चेंज होने से लाइट धीरे या तेज हो सकती है, बैंड कैसे हो सकती है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि ये बैंड कैसे हो सकती है। बात समझ गए? ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पर खत्म, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।